जय भीम, जय जोहार, जय प्रसाद, जय पेरियार। मैं हूं दीप प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं BCNC न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। आपके पास खबर होगी, कर्नाटक में एक मॉस रेप का केस आया है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का जो परिवार है वो इस केस में फंसा हुआ है, क्योंकि मजबूत परिवार है। प्रधानमंत्री जिस घर में हो, रह चुके हो, CM रह चुके हो, और उनका पोता जैसे HD जो देवगौड़ा है उनका पोता एक मॉस रेप को अंजाम दे। लगभग 2976 उसकी जो सेक्स की जो क्लिप है, जिसने जो हेरसमेंट किया महिलाओं का, वो सोशल मीडिया पर है, विभिन्न लोगों को ऊपर पहुंच चुका है। SIT गठित हो चुकी है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात थी। लेकिन जिस तरह से मीडिया में शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो BJP का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, या किसी पार्टी का हो, कांग्रेस, जिस तरह से इस मुद्दे को जनता तक ले जाना चाहिए था वो लेके नहीं गई। क्योंकि BJP बैकफुट पे है, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी है जनता दल सेक्युलर, उसका वो कैंडिडेट है, उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जो हासन लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी है और वहां से सांसद भी रह चुका है। लेकिन मुझे एक बात आपसे थोड़ा संवाद करना था कि इतना बड़ा परिवार में ये कांड हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके घर वालों को इसकी भनक ना हो। जी हाँ, HD देवगौड़ा को अगर ये भनक नहीं है तो निश्चित रूप है उन्हें राजनीति भी नहीं करना चाहिए, उस लायक भी अपने बच्चे हैं। लेकिन अगर उनको ये मालूम है कि उनका जो पोता है ऐसी घटना को अंजाम दे रहा था और उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसे रोकने की कोशिश नहीं की, तो निश्चित रूप से वो भी उतना ही बड़ा दोषी है जितना बड़ा वो प्रज्वल रेवन्ना है, दरिंदा बहसी, जिसने हर उम्र की स्त्री के साथ हेरसमेंट किया। उसका बाप भी जिम्मेदार है अगर ये सब होते हुए भी वो उनको सहयोग करता है और सजा नहीं दिलवाता है। तो ये जो परिवार है वो जिस कांड में फंसा हुआ है, बहुत बीभत्स कांड है, मानवता को शर्मसार करने वाला कांड है। और ये ऐसा कांड है कि जिसने भारतीय राजनीति में नीच लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई है। कितने नीच हो सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, ये इनके बयानों से भी स्पष्ट हो जाता है। और जिस तरह से चुप्पी साधी है सारे लोगों ने, विशेष करके मुझे हैरानी हुई, जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी, बसपा सुप्रीमो मायावती से, ममता बनर्जी से, स्मृति ईरानी से, महिला आयोग की सदस्य से, या जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MLA हैं, या जो फेमिनिज्म पर काम करते हैं, उनके कोई ज्यादा गंभीर बयान इसमें नहीं आए। नीचता हो गई। अब ये कहिए कि भारतीय राजनीति में करप्शन की तो नीचता थी ही थी, ये करेक्टर की नीचता भी हो गई कि इस बड़े मुद्दे को, आदि आबादी के इस मुद्दे को लोगों तक नेताओं ने नहीं पहुंचाया है। आदि आबादी का शोषण हुआ और आप शांत रहे तो आप राजनीति क्यों करते हैं? तो जो बहुजन समाज की पार्टियां थी, अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलो करने वाले लोग थे, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ इसमें बोला है, लेकिन उनकी लीडरशिप तो बिल्कुल इस मामले पे चुप थी। तो मुझे हैरानी हुई और मुझे लगता है कि जब ये ऐसे बड़े केस पे शांत रह सकते हैं तो फिर अब ये नेतृत्व करने लायक भी नहीं बचे हैं। आपने सुना होगा कि जो मणिपुर का जो केस हुआ था, और मणिपुर के केस में जो अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं थी उनको नग्न घुमाया गया था, और तब भी ये जो पार्टियां थी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी पे चलने का दावा करते हैं, साथ ही कांग्रेस एंड BJP तो निकम्मी हो चुकी है, उसने तो वहां का इस्तीफा ही नहीं लिया वहां से CM को, जब इतना बड़ी घटना हो गई, वहां लोग कैसे उनका जो दैनिक जीवन है वो कैसे त्रस्त हो चुका है। तो वो तो ये मानिए कि BJP तो अपनी नीचता की हदें तोड़ने पर तुली हुई है, और उसका नीचता का जो हद है वो कहां पर जाकर रुकेगा ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। और खासकर मोदी का जो नेतृत्व है, RSS है, शंकराचार्य है, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो कर्नाटक में जो हुआ और जो मणिपुर में जो हुआ, उसमें उनकी खामोशी बता रही है कि जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो तो इस देश से लायक है ही नहीं है और राज करने तो लायक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो फिलॉसफी है उसमें तो अनुसूचित जाति, पिछड़ा, जितने भी लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, मानवता पर विश्वास करने वाले, वैज्ञानिक सोच पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर वो भी खामोश रहेंगे
तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा जो है वो थोड़ी सी असफल इसलिए हो जाएगी क्योंकि नेतृत्व तो अच्छे लोगों में नहीं है। इसका प्रभाव लोग हम पर भी उठाएंगे, जबकि हमारी विचारधारा इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो कहते हैं कि आदि आबादी के आधार पर देश का विकास नापा जाना चाहिए। ऐसे में उनके नेताओं का इन केस पे चुप रह जाना शर्मनाक है और बाबा साहब की विचारधारा से धूर्तता है। मेरा आज ये संवाद करने का मतलब ये था कि इस लोकसभा के चुनाव में आप जब वोट देने जाएं तो ये देखिएगा कि आपका जो लीडर है उसने अपने समाज यानी भारतीय लोगों के लिए, भारतीय नागरिक के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदन में क्या बात उठाई है, उसने कानूनों पर बहस की है या नहीं की है, कि उसने आपके मतलब आपके एरिया में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया है और उसके आगे 5 साल का एजेंडा क्या है। अगर वो धर्म में हिंदू और मुस्लिम में फंसा रहता है तो निश्चित रूप से वो आपके क्षेत्र के लिए हानिकारक है। अब लोकतंत्र में आप देखेंगे कि यूरोप में बहुत से कंट्री बहुत आगे हो चुके हैं। जापान आपका आगे हो चुका है, सिंगापुर आगे हो चुका है, न्यूजीलैंड जैसा छोटा सा देश बहुत आगे जा चुका है। तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि वहाँ की जनता डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेसी लॉ को समझती है, संविधान में ज्यादा विश्वास करती है, धर्म जाति के मुद्दों, जो धार्मिक मुद्दे होते हैं, सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती है। और यही कारण है कि वो तरक्की करते हैं। जो सम्राट अशोक का जो वेलफेयर स्टेट था, आप देखिएगा उसमें कितनी तरक्की हुई। और जहाँ जो देश तरक्की कर रहे हैं वहाँ आप निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सांप्रदायिकता का वहाँ पर प्रभाव ज्यादा नहीं है। बाकी लोगों की सोच वैज्ञानिक सोच है, डेवलपमेंट पर ज्यादा सोचते हैं, मानवता, पशु, पर्यावरण पर ज्यादा सोचते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में जो 2024 का जो महाकुंभ है, इसमें आपको सोचने की जरूरत है कि आपको किसको सत्ता में रखना है, किसको हटाना है। बीजेपी लगातार इल्जाम लगाती है कांग्रेस पे, कांग्रेस ने क्या किया है, लेकिन बीजेपी के मुझे लगता है कि 25 साल से ज्यादा तो गुजरात में शासन हो चुका है और वहां पर अभी तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की वैकेंसियां नहीं भरी हैं। बीजेपी के जो शासित राज्य हैं वहां पर भी आरक्षण नहीं पूरा हुआ है। और जबकि बीजेपी की जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। रियलिटी में तो आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा जब आप सारी चीज निजीकरण में सौंप देंगे, और मोदी ने यही तो किया है। तो मोदी सरकार को हटाया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पूंजीपति को सपोर्ट करने वाली और भारतीय संविधान की जो वेलफेयर जो कंसेप्ट है, जो सभी लोगों को आगे लेके चलने की जो क्षमता है, जो उसका उद्देश्य है, उसके खिलाफ मोदी सरकार है। तो ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। कितना बड़ा हिस्सा निजीकरण में सौंपा जा चुका है। तो आने वाली पीढ़ियां ये जरूर मूल्यांकन करेंगी जब उनके पास ये साधन नहीं होंगे, एक स्वस्थ कंपटीशन उनके साथ नहीं होगा, तो इसका जो जिम्मेदार है वो इस वक्त की वर्तमान पीढ़ी मानी जाएगी। तो जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव हो तो ये निश्चित रूप से मानिए कि आपको बीजेपी को वोट नहीं करना है, क्योंकि तानाशाही की ओर बढ़ती हुई ये सरकार मानवता के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए हानिकारक है। जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ी है और विशेषकर बीजेपी की जो शासित राज्य हैं उस पर SC ST और महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़े हैं, आपराधिक रिकॉर्ड जिस तरह से बढ़ा है, कानून की जिस तरह धज्जियां उड़ी हैं, ऑन स्पॉट गोली मार करके हत्या कर देने को अगर न्याय समझा जाने लगा है, तो बीजेपी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जाति मजहब से दूर हट करके आप एक अच्छे डेमोक्रेटिक व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिएगा। और मेरी आपसे अपील है कि सांप्रदायिक ताकतें, जो हिंदुत्व वाली ताकतें, जो नफरत होती हैं, जो बच्चे को बच्चे से लड़ाती हैं, स्त्री को स्त्री से लड़ाती हैं, देश में ही नफरत पैदा करने वाला समूह पैदा करती हैं, तो ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं रहना है। और मेरा उद्देश्य समझ लीजिए कि बीजेपी का शासन हिटलर का शासन, मुसोलिनी का शासन बनने जा रहा है। भारत का जो मीडिया है वो रेडियो रवांडा की तरह कार्य करने लगा है। तो अगर आप चाहते हैं कि रवांडा में जो हत्याकांड हुआ वैसा भारत में ना हो, हिटलर ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया, भारत और जर्मनी में तानाशाही आ गई, वो भारत में ना हो, तो बीजेपी के खिलाफ वोट कीजिए। और भारतीय जो हिटलर हैं, जिन्होंने भारतीय जनता को मूर्ख समझ रहा हुआ है, उनको सत्ता से 2024 में बाहर कीजिए
यही लोकतंत्र की विजय होगी। जय भीम।